अच्छा जी, होपफुली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। और लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन हुआ था दैट वाज रिलेटेड टू फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, और मैंने आपसे दो फैक्टर्स डिस्कस किए थे। और उसमें एक फैक्टर जो था वो था रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। उसमें मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ने से न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का, आउटर शेल का डिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजियर। तो डाउन द ग्रुप इसीलिए आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है। दूसरा फैक्टर जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज का था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं विद इन द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन के इंक्रीज होने की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से एटम जो है वो उसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। यानी अलोंग द पीरियड इन जनरल ट्रेंड ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं तीसरा फैक्टर है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी पर इफेक्ट करता है, अदर देन एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक चार्ज, and that factor is called shielding effect. अब सर हेलो shielding effect जी, सर अगर पॉसिबल है तो पॉइंट टू फिर से दिखा देंगे मेरे, क्योंकि पिछले बार मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था तो मैंने नोट डाउन नहीं किया था। ये पॉइंट ये टू पॉइंट था, टू था। सही। न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमने ये बात की थी कि विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, बाद में देखते रहिएगा इसको, कि विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विद इन द सेम नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट, यानी यहाँ पे आउटर ऑर्बिट चेंज नहीं होना चाहिए, तो विद इन द सेम नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, outer electrons are more attracted towards nucleus, and therefore removal of electron from outermost orbit needs more energy. That means ionization energy increases. और इसमें यही मैंने आपको बताया था कि along the period जो है वो ionization energy का general trend अगर पूछें कि describe and explain general trend of ionization along the period, तो ionization energy increase होती है along the period, और उसके इंक्रीज होने का रीजन ऊपर लिखा हुआ था, वही कि विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करती है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन के इंक्रीज होने का मतलब ये है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है एज वी गो अलोंग द पीरियड। लेकिन इसमें पीरियड नंबर सेम होना शर्त है, ठीक है। आप पीरियड 2 के मेंबर्स को तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन पीरियड 2 के मेंबर को पीरियड 3 से कंपेयर नहीं कर सकते। पीरियड 2 में जब प्रोटॉन इंक्रीज होता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो एक एक करके नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाता है। तो इन जनरल मैंने आपको कहा था कि जो पीरियड का पहला मेंबर होता है उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो कम होती है,
और पीरियड के लास्ट मेंबर की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि पीरियड के लास्ट मेंबर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा होते हैं। अब ये तीसरा फैक्टर जो है, जो कि शील्डिंग इफेक्ट है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। लिखा तो हुआ है लेकिन पहले थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, लफ्ज शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, कवर करना। जब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू होती है और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, ऑर्बिटल्स फिल होते जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल के अंदर हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट के अंदर हैं, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं? अगेंस्ट अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करना चाहता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस उस पावर के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। और जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ना करने की वजह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ना करने की वजह से क्या होता है? उसका रिजल्ट ये आता है कि शील्डिंग इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में हैं, वो इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो पाते टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब इसको अगर आप एक और आसान एग्जांपल में बताऊं जिसमें आप ये समझ सकते हैं बात को और आसानी से, वो ये है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो, एक ऑफिस में आप एंटर होते हैं जहां पर मुख्तलिफ कैबिन्स बने हुए हैं, जहां पर लोग कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन कैबिन्स के अंदर जो है वो शीशे के ग्लासेस लगे हुए हैं, शीशे लगा हुआ है, ग्लासेस लगे हुए हैं, जिससे एक कैबिन दूसरे कैबिन से सेपरेट हो रहा है। अब आप एक कॉर्नर पे खड़े हैं, एक किनारे पे खड़े हैं, और आप कैबिन नंबर 6 में देखना चाह रहे हैं कि कैबिन नंबर 6 में क्या काम हो रहा है या कौन काम कर रहा है। लेकिन कैबिन नंबर 6 में आपका देखना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दरमियान में जो 5 कैबिन के ग्लासेस आएंगे, वो ग्लासेस प्रोटेक्ट कर रहे हैं या वो ग्लासेस कवर कर रहे हैं, आपके व्यू को जो है वो ब्लर कर रहे हैं। क्यों व्यू को ब्लर कर रहे हैं? क्योंकि उसकी वजह से आपको कैबिन नंबर 6 में बैठा हुआ शख्स ज्यादा क्लियर नजर नहीं आएगा, क्योंकि दरमियान में बहुत सारे शीशे हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं। लेकिन अगर ये दरमियान में सारे शीशे हटा दिए जाएं, अब आप देखें, तब आपका व्यू पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर होगा। डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस की वजह से हो सकता है वो आपको छोटा नजर आए।
अच्छा जी, तो आपको मैं ये बता रहा था कि अब आप समझें कि आप जो है वो जहां आप थे वो न्यूक्लियस है, और जो ये शीशे लगे हुए हैं ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो कैबिन 6 में बैठा हुआ शख्स है वो आउटर इलेक्ट्रॉन है। अगर आप जब तक ये शीशे रहेंगे उस वक्त तक आप उसको इतना अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे, ब्लर होगा वो। लेकिन अगर इस शीशे दरमियान से हटा दिए जाएं तो उसका व्यू जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाए। ऑल्दो कि डिस्टेंस वही रहा, लेकिन व्यू बेहतर हो गया क्योंकि दरमियान से शीशे हट गए। बिल्कुल यही एग्जाम्पल अप्लाई होती है जब हम किसी भी एटम के अंदर इनर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स को हिंडर करते हैं। वो आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है उसको हिंडर करते हैं, और ये जो हिंड्रेंस है, ये जो हिंड्रेंस है, इस हिंड्रेंस को जो है वो हम शील्डिंग इफेक्ट है। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है इट इज एन इफेक्ट produced due to the presence of electrons in the inner shell. It is an effect produced due to the presence of electrons in the inner shell. Now, inner electrons cover outer electrons. Inner electron क्या करते हैं? Inner electrons cover करते हैं outer electrons को, जिसकी वजह से therefore nucleus of an atom does not attract outer electrons with its full potential. This is known to be shielding effect. This is known to be shielding effect. ये है shielding effect की definition. Shielding effect क्या होता है? It is an effect produced due to the presence of inner electrons. हेलो जी, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? जी सर। जी, अली आमिर आप चेक करें बेटा अपने सिस्टम को। तो मैं ये बता रहा था कि होपफुली बात सबकी समझ में आ गई होगी कि जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो। यानी इसका मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते गए इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और इनर इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। इनर इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। सर जी, इस मतलब इनकी जो पोटेंशियल होगी अट्रैक्शन की वो तो डिक्रीज हो जाएगी ना? क्या डिक्रीज हो जाएगी? पोटेंशियल अट्रैक्शन की पोटेंशियल जो है लिखा है जो आपने, वो तो डिक्रीज होगी ना अगर वो शेल्स बढ़ते जाएंगे तो। मैं तो शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं किसी पोटेंशियल की तो बात ही नहीं कर रहा आपसे। सर लिखा होता है इसी के अंदर विद इट्स फुल पोटेंशियल अट्रैक्शन जो हो रही है। मैं पोटेंशियल उसकी एबिलिटी को कह रहा हूँ, ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हो रही। मैं भी वही कह रहा हूँ, तो वो अट्रैक्शन जो है वो उसकी डिक्रीज होती जाएगी ना जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। जी, जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उसकी जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। यही हम कह रहे हैं ना कि शील्डिंग इफेक्ट, ये लिखा हुआ है, शील्डिंग इफेक्ट increases with the increase in number of inner electron or number of orbits.
जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, और ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग आउटर इलेक्ट्रॉन इज लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्ट करने की पावर है या न्यूक्लियस के जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, वो एबिलिटी कम हो जाएगी। So due to increase in shielding, outer electrons, the outer electron is less attracted towards nucleus. That means less energy is required to remove an electron. Less energy is required to remove an electron. सर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज हो रही है?
अच्छा जी, ये आई एम सॉरी आपको आवाज नहीं है, लेकिन तो मैसेज ना किया करें, माइक बंद हो तो यकीनन मैं कोई बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब ये दोबारा से आ जाइए आप इस पर कि ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग आउटर इलेक्ट्रॉन इज लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये बात सबके समझ में आ गई। इसीलिए हम ये कहते हैं कि लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। और तीसरी बात यह है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन शील्डिंग। क्योंकि देखें, जब शील्डिंग बढ़ेगी, शील्डिंग बढ़ने का मतलब ये है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस अट्रैक्ट होंगे, और जब वो लेस अट्रैक्ट होंगे तो उनको निकालना आसान है, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का और शील्डिंग का रिलेशन ये है कि विद द इंक्रीज इन शील्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन शील्डिंग। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? कोई इसमें कंफ्यूजन, कोई सवाल? सर जी सर, ये शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा मिलते हैं ना, मतलब क्योंकि एटॉमिक रेडियस में अगर वो शेल्स बढ़ेंगे, रेडियस बढ़ेगा तो बेटा आपकी आयनाइजेशन आवाज एनर्जी। बहुत कम आ रही है, काइंडली जरा अपनी आवाज अब जरा थोड़ा सा जोर से। अब आवाज आ रही है सर? सर आप आगे चले, छोड़े, मैं बाद में पूछ लूँगा।
पैसों की बात तो नहीं। अच्छा जी बेटा, आप कुछ कह रहे थे पहले, बताइए। अगर हम ऐसे, आवाज कट रही थी आपकी। जी अब बताइए। जी कोई कुछ कह रहा था, मुझे बताइए क्या क्वेश्चन था। ओके अच्छा जी, अब जो हम बात करते हैं वो ये है कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। वेरिएशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी along the period। अब मैं आपको along the period वेरिएशंस बताऊंगा और उन वेरिएशंस के डिस्कस करेंगे हम। हमने अभी ये बात की थी कि along the period जनरल ट्रेंड ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है along the period। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है along the period। लेकिन अब यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं पीरियड नंबर 3 की, और पीरियड नंबर 3 का जो पहला मेंबर है वो है सोडियम। इसका प्रोटॉन नंबर 11 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में आता है 3s1। और अगर आप इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑब्जर्व करें, आपके पास अगर डेटा बुकलेट मौजूद है तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखिएगा। मैं भी इसको ओपन कर रहा हूं। अच्छा जी, अब देखिए सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी, अगर ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है, अगर ये स्क्रीन, तो सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो 494 किलोजूल पर मोल है। पीरियड 3 का अगला मेंबर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर 12 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s2 है और डेटा बुकलेट में मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी 736 है। अच्छा, अब सोडियम टू मैग्नीशियम प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है और प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी विद इन द सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी और ये इंक्रीज हो भी रही है। सोडियम का ग्रुप जो है वो ग्रुप 1 है, मैग्नीशियम का जो ग्रुप है वो ग्रुप 2 है। सोडियम का ग्रुप जो है वो ग्रुप 1 है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 494 है। मैग्नीशियम का ग्रुप जो है वो ग्रुप 2 है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 736 है। अब नेक्स्ट मेंबर जो पीरियड नंबर 3 का है, अच्छा एक बात और, ये मैंने बताया था कि ये ग्रुप 1 का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में और पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 2 का मेंबर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से अगला एलिमेंट जो है वो एल्युमिनियम है और पीरियोडिक टेबल में अब एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर 13 है। वो लोग जिन्होंने पीरियोडिक टेबल अभी तक नहीं देखा, अगर डेटा बुकलेट आपने जो है वो डाउनलोड नहीं की,
तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और डेटा बुकलेट का जो लास्ट पेज है उस पे पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। उस पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है और ये ग्रुप नंबर 13 है। तो एल्युमिनियम का जो ग्रुप नंबर है वो 13 है और एल्युमिनियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3s2 3p1 है। एल्युमिनियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3s2 3p1 है और 3s2 3p1 जो है इस वक्त एल्युमिनियम की जो वैल्यू है वो 577 है। एल्युमिनियम की जो वैल्यू है वो 577 किलोजूल पर मोल है। 577 किलोजूल पर मोल। कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1। एलिमेंट है एल्युमिनियम। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी हमने कहा था कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन जब आप ग्रुप 2 से ग्रुप 13 पर आ रहे हैं, यानी मैग्नीशियम से एल्युमिनियम की तरफ आ रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी बजाय इंक्रीज होने के डिक्रीज होती है। दिस इज कंसीडर्ड टू बी वेरिएशन नंबर 1। दिस इज कंसीडर्ड टू बी फर्स्ट वेरिएशन, यानी यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी बजाय बढ़ने के कम हो रही है। अब आयनाइजेशन एनर्जी बजाय बढ़ने के कम हो रही है, क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है? आयनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीज होने की क्या वजह है? तो अब यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीज होने की जो वजह बनती है वो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, इसके बावजूद मैग्नीशियम टू एल्युमिनियम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जो कि इंक्रीज होनी चाहिए प्रोटॉन नंबर के बढ़ने की वजह से। उसका रीजन जो है वो ये है कि आप देखें मैग्नीशियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन s के अंदर आया है, जबकि एल्युमिनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है इन 3p, and 3p orbital has higher energy. 3p orbital is comparatively far from the nucleus. पहले 3s आता है फिर 3p आता है, तो 3p ऑर्बिटल का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से बढ़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर है और p ऑर्बिटल की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप मैग्नीशियम टू एल्युमिनियम जाते हैं या जब भी आप ग्रुप 2 से ग्रुप 13 की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज आता है और इसका रीजन जो है वो है p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई या कोई क्वेश्चन करना है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो के प्रॉब्लम कर रहा हो, उसको समझ में ना आई हो बात? मैंने ये कहा जी, बोलिए। आप एक बार फिर रिपीट कर दें। बेटा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। आप एक बार फिर रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है। मैंने ये कहा बेटा देखो, मैग्नीशियम और सोडियम में दोनों में जो वैलेंस शेल है वो 3s है, लेकिन एल्युमिनियम में जो वैलेंस शेल आ रहा है वो 3p आ रहा है। एल्युमिनियम में जो वैलेंस शेल या ऑर्बिटल आ रहा है वो 3p आ रहा है और 3p ऑर्बिटल जो है वो 3s से दूर है। 3p ऑर्बिटल जो है वो 3s से दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3s से नहीं निकलेगा बल्कि 3p से निकलेगा, which is comparatively far from the nucleus. And if it is far from the nucleus, then relatively lower amount of energy is required to remove this electron. इसीलिए हम ये कहते हैं कि मैग्नीशियम टू एल्युमिनियम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब सवाल क्या है हमारा? सवाल ये है कि why
आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम, या यही सवाल ये हो सकता है कि फ्रॉम ग्रुप 2 टू ग्रुप 13. Why ionization energy decreases from magnesium to aluminium या ग्रुप 2 टू ग्रुप 13? तो अब इसका जो आंसर है वो क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम या ग्रुप 2 से ग्रुप 13 पर, तो इसका आपने आंसर ये लिखना है कि इन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन will remove from 3p orbital. Electron will remove from 3p orbital which is relatively far from the nucleus, या far के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं which is relatively less attracted towards nucleus as compared to magnesium, where last electron will remove from 3s orbital, which is closer to the nucleus. ये मैंने पूरा रीजन आपको लिख दिया है, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पास पेपर का कि व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ इंक्रीज. हालांकि यहाँ प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, लेकिन मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 3s से निकलेगा. जब आयनाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन 3s से निकलेगा, जबकि एल्यूमिनियम में जब आयनाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन 3p से निकलेगा, और 3p वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली फार है, वो न्यूक्लियस से लेस अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए 3p से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है. 3p से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू 3s. 3p से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू 3s. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जो बच्ची प्रॉब्लम जिसको था उसको भी क्लियर हो गया? जी बेटा. यस सर, हो गया क्लियर. ओके. अब एल्यूमिनियम के बाद अगला मेंबर जो है वो सिलिकॉन है. सिलिकॉन का प्रोटॉन नंबर 14 है और सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2. और अगर आप सिलिकॉन की डेटा बुकलेट से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखें तो इट इज 786, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. और सिलिकॉन जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14. सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14 का मेंबर है. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम एल्यूमिनियम टू सिलिकॉन
और ये नॉर्मल बात है, और इसका रीजन वही है कि इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखें, एल्युमिनियम में भी इलेक्ट्रॉन 3p से निकल रहा है और सिलिकॉन में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p से निकलेगा। अगर आप एल्युमिनियम के आयनाइजेशन करेंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन 3p से निकलेगा, अगर आप सिलिकॉन के आयनाइजेशन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन भी 3p से निकलेगा। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन 3p से निकल रहा है, तो ये कोई इश्यू नहीं है। लिहाजा यहां पर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है और प्रोटॉन नंबर के इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, सिलिकॉन के बाद अगला मेंबर ग्रुप 15 से बिलोंग करता है और ये फास्फोरस 15 है और इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 है। और अगर आप डेटा बुकलेट से देखें तो फास्फोरस की वैल्यू 1060 है एंड अगेन इट इज एन इंक्रीज। और यहां पर इंक्रीज का रीजन वही है जो नॉर्मल पीरियड में हमने रीजन पढ़ा था कि इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है और अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट। तो सिलिकॉन से फास्फोरस आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और ये वेरिएशन नहीं है, ये रेगुलर ट्रेंड है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि हर तरफ ये भी इंक्रीज आया, फिर दरमियान में एक डिक्रीज है, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। तो नॉर्मल ट्रेंड ये है कि इंक्रीज आएगा, वेरिएशन ये है कि डिक्रीज आएगा। तो एक वेरिएशन है फ्रॉम ग्रुप 2 से ग्रुप 13 यानी मैग्नीशियम से एल्युमिनियम। अगला मेंबर जो है वो सल्फर है, सल्फर 16 है, पीरियोडिक टेबल में इसका ग्रुप 16 है और सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। और अगर आप डेटा बुकलेट से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखें तो ये 1000 है, 1000। और 1000 का मतलब अगेन एक और वेरिएशन आ गया कि यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। सो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब ये है कि दिस इज अनदर वेरिएशन, दिस इज अ सेकंड वेरिएशन। ये सेकंड वेरिएशन है फ्रॉम फास्फोरस टू सल्फर। फास्फोरस टू सल्फर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। फ्रॉम फास्फोरस टू सल्फर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। रीजन सर? अब इसका रीजन तलाश करना है कि प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज हो रहा है फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज क्यों कर रही है। तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं पहले, फिर मैं लिखवा भी दूंगा। देखिए 3p4 का मतलब आप सबको पता है कि 3p4 का मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग करेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग करेगा। और आपको मैंने बताया था कि जहां पेयरिंग होती है वहां रिपल्जन होता है और रिपल्जन की वजह से सल्फर के अंदर चूंकि रिपल्जन होता है, अब आप कहेंगे वो रिपल्जन फास्फोरस में भी था, नहीं जी, फास्फोरस में ये रिपल्जन नहीं था। इसलिए नहीं था कि फास्फोरस जो था वो 3p3 था, फास्फोरस जो था वो 3p3 था। 3p3 का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। 3p3 का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, यहाँ पे कोई रिपल्जन नहीं है, दोनों तीनों अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन सल्फर में क्या हुआ कि सल्फर में अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर गया और इस पेयर करने की वजह से यहाँ रिपल्जन हुआ एंड ड्यू टू रिपल्जन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजियर। रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कंपैरेटिवली आसान है। लिहाजा इसीलिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 3p4 के अंदर जो है वो रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा और इलेक्ट्रॉन का जब निकलना आसान होगा तो रिलेटिवली आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सर वाई रिपल्जन की वजह से कैसे? क्या कह रहे हैं? रिपल्जन की वजह से कैसे आसान है इलेक्ट्रॉन का निकलना?
बेटा थोड़ा जोर से बोलिए। रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना कैसे आसान है? बेटा जब रिपल्जन होगा, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपेल करेंगे तो उनकी एनर्जी जो है रिपल्जन वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो जब वो रिपल्जन अवॉइड करने का तरीका यही है कि इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो इलेक्ट्रॉन का जाना यहाँ पे रिलेटिवली आसान है। मैं रिलेटिवली कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि रिपल्जन से तबाही बर्बादी आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ रिपल्जन का फैक्टर होने की वजह से हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। आप देखें फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, 1060 और 1000 एनर्जी में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। समझ में आई ये बात? जी सर। ठीक है, तो अब मैं यहां पर ये रीजन लिख रहा हूं, और रीजन क्या था, सवाल क्या है कि वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम फॉस्फोरस टू सल्फर, और ये जनरल बात है कि फ्रॉम ग्रुप 15 टू 16। पूरे पीरियोडिक टेबल में जब भी आप ग्रुप 15 से ग्रुप 16 पे मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीज आएगा। अब आप उसका रीजन लिखेंगे कि इन सल्फर 3p ऑर्बिटल हैज a pair of electron in which repulsion is observed as compared to 3s, बल्कि as compared to phosphorus, where 3p orbitals do not have paired electrons. Therefore, less amount of energy is required to remove an electron from sulfur. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सल्फर में 3p ऑर्बिटल के अंदर जो है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वहां रिपल्जन हो रही है, where 3p orbital do not have paired electron, therefore less amount of energy is required to remove an electron from sulfur, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब क्विकली जो है वो लास्ट टू आपको बता दूं ताकि जो है वो ये पार्ट कंप्लीट हो जाए। सर वो नीचे करिएगा, कॉपी अगला करना मेंबर है। क्लोरीन 17, इसका प्रोटॉन नंबर 17 होता है 3s2 3p5 सर और अगर आप इसकी डेटा बुकलेट में वैल्यू देखें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी इज 1260 और अगेन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसके बाद 18 इज आर्गॉन 18, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3s2 3p6 और यहां पर जो वैल्यू है ये 1520 है और 1520 का मतलब ये है कि अगेन इंक्रीज। सर तो यहां पर वही जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है।
तो देयर आर टू वेरिएशंस, ये दो वेरिएशंस हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान आपको मिलेगी। ठीक है बेटा, अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, इसको बुक से पढ़िएगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई बात क्लियर ना हुई हो, तो फिर आप जो है वो इस पर हम बात कर लेंगे मसीह। सर वो नीचे करिएगा, आंसर कॉपी करना है। ठीक है बेटा, कोई सवाल?